नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज से, जो कि हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, वर्डिक्ट दिया था पिछले दिनों। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब का ठेका नहीं होगा, और होटल्स पब्स जो भी 500 मीटर के दायरे में होंगे वहां भी शराब नहीं परोसी जाएगी। तो उस वर्डिक्ट को अवॉइड करने के लिए काफी सारे स्टेट्स ने कानून पास किया था अपने अपने स्टेट्स में। ऐसा ही एक कानून पास किया है अब पंजाब सरकार ने, जिसका नाम है पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2017। इसमें एक्ट में कहा गया है कि हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में होटल्स, रेस्टोरेंट्स या क्लब में शराब परोसी जा सकती है। ऐसा डिसीजन लिया गया है ताकि लोगों के लाइवलीहुड को बचाया जा सके। तो थोड़ा सा बस याद रखिएगा, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे है सिटी लाइवेबिलिटी इंडेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने यह इंडेक्स जारी किया है, जिसका नाम है सिटी लाइवेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या करेगा? 116 मेजर सिटीज, जिसमें स्मार्ट सिटी भी शामिल होगी, कैपिटल सिटीज भी शामिल होंगी, और ऐसी दूसरी सिटीज भी शामिल होंगी जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, यानी 1 मिलियन से ज्यादा है। ये एक प्रकार से इंडेक्स बताएगा, काफी सारे फ्रेमवर्क है, काफी सारे पैरामीटर्स के आधार पर बताएगा, रैंकिंग देगा, और फिर यह बताएगा कि कौन सी सिटी को कहां किस क्षेत्र में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, यानी कौन सी सिटी की कैसी परफॉर्मेंस है क्वालिटी ऑफ लाइफ के क्षेत्र में, और कहां इंटरवेंशन की आवश्यकता है। तो काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। और ऐसा यूपीएससी आजकल क्या करती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछती है। क्या सिटी लाइवेबिलिटी इंडेक्स सभी सिटीज में जारी किया गया है जिसकी पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा हो? इस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है इनडायरेक्ट रूप से। क्या ये नीति आयोग ने जारी किया है? नहीं, नीति आयोग ने जारी नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने जारी किया है। यानी ना सिर्फ हमें फैक्ट्स याद होने चाहिए, बल्कि हम श्योर भी होने चाहिए उन फैक्ट्स के बारे में। समझ गए? यानी नीति आयोग आएगा तो हमारे मन में यूं आएगा, हमें यूं तो पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने किया है जारी, लेकिन कई बार यूपीएससी यूं पूछ लेती है, क्या ये इंडेक्स जो जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने नीति आयोग के साथ मिलकर जारी किया है? तो हमारे मन में यूं आता है, क्या नीति आयोग की कोई भूमिका थी या नहीं थी? इसलिए हमें श्योर होना चाहिए इन्हीं फैक्ट्स पे। तो पहले क्या हुआ था, अब सेकंड राउंड ऑफ स्मार्ट सिटी चैलेंज में जो एक केरला की सिटी जो है तिरुवनंतपुरम, उसने टॉप किया है। अब आपको इस बात का आंसर देना है कि फर्स्ट राउंड जो स्मार्ट सिटी का चैलेंज था उसमें कौन सी सिटी ने टॉप किया है। अगली जो न्यूज़ है वो ओम्बड्समैन के बारे में है। अब देखिए, ओम्बड्समैन क्या होता है। 2006 में ये ओम्बड्समैन का कंसेप्ट आया था। मान लीजिए कोई बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, अगर कस्टमर्स को इन बैंक से शिकायतें हैं, जो इन्होंने वादे किए थे वो इन वादों को नहीं निभा रहे हैं, जो सर्विसेज देने का इन्होंने प्रॉमिस किया था वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहे हैं, तो हम जा सकते हैं ओम्बड्समैन के पास में इन बैंकों की शिकायतों को लेके। ओम्बड्समैन आमतौर पे एक आरबीआई के जनरल मैनेजर होते हैं, 3 साल की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन फर्दर इनकी री अपॉइंटमेंट नहीं होती। कोई भी किसी भी बैंक के अगर हमारे देखिए कोई खाते में हिडन चार्जेस लग जाते हैं, कोई पैसा काट लेते हैं, अगर हम कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं फिर भी ये बैंक्स एक्ट नहीं करते, तो हम ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेके। ये 10 लाख तक के मैटर को सोल्व करते हैं, और सभी बैंक्स और लोन जो भी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं, उनकी शिकायतों को लेके हम ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि देखिए, पहले ये ओम्बड्समैन मोबाइल बैंकिंग को नहीं कवर करते थे, अब चेंज कर दिया गया है, और मोबाइल बैंकिंग को भी ये ओम्बड्समैन कवर करेंगे। और जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसको लेके भी अगर हमारी कोई शिकायतें हैं तो हम ओम्बड्समैन के पास में जा सकते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी आप देख लीजिए, 1999 में देखिए इंश्योरेंस काउंसिल की स्थापना हुई थी। 12 ओम्बड्समैन होते हैं इसमें, और इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू ये हुआ था। ये भी इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ में हमारी कोई शिकायतें होती हैं तो उसको लेके हम जा सकते हैं इन ओम्बड्समैन के पास में। ये 20 लाख तक के इंश्योरेंस के मैटर को टैकल करते हैं, और कॉन्सिलेशन या अवार्ड मेकिंग, यानी इनका जो भी फैसला होता है वो मान्य होता है कंपनीज पे। जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन पे ओम्बड्समैन का डिसीजन मैंडेटरी होता है, ऑब्लिगेशन होती है कि उसको उनका पालन करना पड़ेगा। आज द हिंदू में कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जो भी न्यूज़ है आज काफ़ी सारी न्यूज़ पॉलिटिक्स से भरी हुई है, ऐसी न्यूज़ नहीं है जिस पे क्वेश्चन बनता हो। तो थोड़ा पीआईबी डिस्कशन हम कर लेते हैं। पीएसएलवी कल हमने डिस्कस किया था, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है। ये सैटेलाइट्स को ऊपर लेके जाता है। तो इस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने 31 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है एक सिंगल फ्लाइट में, और ये 40वां सक्सेसफुल लॉन्च था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। इसमें हमारा कार्टोसैट भी था। कार्टोसैट एक प्रकार से अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। इसके अलावा कई सारे देशों के दूसरी कंपनीज के सैटेलाइट भी थे, और खास इसमें कुछ है नहीं याद करने लायक, बस इतना याद रखिएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे ये न्यूज़ है। हमारे प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है उनकी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पे। थोड़ा इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूके में बैरिस्टर थे, यंगेस्ट वाइस चांसलर थे कोलकाता यूनिवर्सिटी के। ये एक्टिव रहे एशियाटिक सोसाइटी में भी। एशियाटिक सोसाइटी आपको याद होगा, जो
विलियम जोन्स ने बनाई थी 1784 के अंदर में। उसके अलावा ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे, भारतीय जनसंघ के फाउंडर। भारतीय जनसंघ वो है जिसके बाद में जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी के बाद में बीजेपी बनी, तो आप एक तरह से इनडायरेक्टली इनको बीजेपी का भी फाउंडर कह सकते हो। बीजेपी जो है वो इन्हीं की आइडियोलॉजी फॉलो करती है। उसके अलावा ये फ्री इंडिया में यानी आज़ादी के बाद में ये इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी थे। इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी, समर्थन किया, इसका आंदोलन चलाया। और आर्टिकल नंबर 370 के पुरजोर खिलाफ थे, नो टू दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट देखिए आज़ादी के बाद में उस टाइम के प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी और जो लियाकत अली थे उनके बीच में ये साइन हुआ था, जो दिल्ली पैक्ट था। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये था दिल्ली पैक्ट में 1954 के आसपास के साइन हुआ था कि जो माइनॉरिटी यानी जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब माइनॉरिटीज़ का मतलब जो हिंदू हैं पाकिस्तान के अंदर में या फिर जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हमारे देश के अंदर में, वो जा सकते हैं एक दूसरे देश में अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज करने के लिए, माइनॉरिटीज़ का हरासमेंट नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ चीज़ें थी। 1954 में साइन हुआ था दिल्ली पैक्ट। उनका उस पैक्ट का इन्होंने विरोध किया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। तो बस थोड़ा सा ये याद रखिएगा और कुछ नहीं। स्कीम भी है इनके नाम पे, रूरल अर्बन स्कीम जो है इनके नाम पे है। आगे देखिए कुछ ये आईएएफ का माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन है, तो ये तो याद मत रखिएगा, थोड़ी माउंटेन्स की लोकेशन है वो याद रख लें। धौलगिरी पे ये हुआ था एक्सपीडिशन। धौलगिरी जो है 7th हाईएस्ट और 4th टफेस्ट पीक है धौलगिरी। ये कुछ लोकेशंस आप देख लीजिए कौन कौन सी आती हैं नेपाल के अंदर में। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है धौलगिरी, ये है अन्नपूर्णा, ये है मानासू, और ये माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, और लोत्से, मकाकू, ये सारी जो है पीक्स हैं ये नेपाल के अंदर में है। यूपीएससी कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है कि क्या अन्नपूर्णा इंडिया के अंदर में है या फिर धौलगिरी इंडिया के अंदर में, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रकार से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी। आगे बस ये है कि इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आप याद रखनी है कि माउंटेन्स रिवर्स आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और खास करके करंट न्यूज़ में। तीस्ता, अब देखिए तीस्ता पे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने 2017 में। तीस्ता कितनी न्यूज़ में थी इसलिए पूछा है। तो जो भी चीज़ यूपीएससी पूछती है ना उसका कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। आमतौर पे वो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही है जो करंट से रिलेटेड हो कहीं ना कहीं, ताकि जो लोग जिनके ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज नहीं देना चाहती यूपीएससी। यूपीएससी चाहती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी उसी स्टेज पे हों और 5th 6th अटेम्प्ट वाले भी उसी स्टेज पे हों, समझ गए? इसीलिए यूपीएससी इस प्रकार का करंट का पेपर बनाती है। ये आगे है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये जो है बॉडी है PFRDA, ये एक प्रकार से नेशनल पेंशन सिस्टम पे वर्कशॉप आयोजित करेगी कॉर्पोरेट्स ग्रुप्स में जो भी हैं। किसके कोऑर्डिनेशन में? फिक्की के साथ कोऑर्डिनेशन में भुवनेश्वर में ये वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लिए खासकर मेन मकसद है, उनके लिए ये एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस बॉडी का। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये, एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं इसके, और चेयरमैन की जो टेन्योर होता है वो 5 साल, और या फिर 65 ईयर एज हो जाए तब इनको रिजाइन करना पड़ता है, मतलब उसके बाद ये नहीं चेयरमैन रह सकते। और मेंबर्स की जो टेन्योर होता है 5 साल या फिर मैक्सिमम 62 ईयर्स। और जो 5 मेंबर्स होते हैं इसमें से 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं एक्ट के अनुसार, और 2 जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो टोटल 6 सदस्यीय ये पैनल है यानी कमेटी है और बॉडी है आप कह सकते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और रीअपॉइंटमेंट इनकी हो सकती है। पोस्ट रिटायरमेंट ये 2 साल का कूलिंग पीरियड होना जरूरी है अगर किसी ये पेंशन कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो। नेशनल पेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेंशन पे इस बार क्वेश्चन भी आया था, आपको याद होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, कौन नेशनल पेंशन स्कीम ज्वाइन कर सकता है? तो इसका आंसर ये था, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो इस प्रकार से थोड़ा तो लॉजिक से क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था, अब 21 से 55 तो क्या होता है, या तो 21 से 60 होगा, मतलब 55 का कुछ लॉजिक बनता नहीं है, समझ गए? कुछ ऐसा नहीं, कुछ तो होना, जैसे अब अटल पेंशन योजना कुछ थी तो वो 18 से 40 था वो, और कई स्कीम्स में ऐसा होता है 18 से होता है। 21 से 55 थोड़ा इलॉजिकल सा नंबर लगता है। और बाद में ये था रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स ओनली तो जहाँ भी आ जाए हमारे कान खड़े होने जाने, हमारी आंखें बिल्कुल चुंधिया जानी चाहिए जब भी ओनली आ जाए, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। और ये था, बाद में ये दोनों बच जाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस है, ये भी एक्सट्रीम सा है, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए तो समझ में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं इतना सुर्खियों में रहता है नेशनल पेंशन सिस्टम, तो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए कैसे हो सकता है? बाकी इतनी सारे एम्प्लॉइज़ हैं हमारे देश के अंदर में, तो एक यही बचता है सारे स्टेट सर्विसेज के लिए थोड़ा, जो जिस आंसर ठीक हो सकता है। ऐसे ऐसे करके एलिमिनेशन से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वैसे आगे देखिए फंक्शंस क्या है इस बॉडी के।
ये नेशनल पेंशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करती है और सिलेक्ट करती है जो भी पैसा होता है इसका फंड मैनेजर्स कहाँ इन्वेस्ट करना है और फंड मैनेजर कौन होंगे, और सारे पब्लिक और प्राइवेट पेंशन फंड्स हैं उनको ये रेगुलेट करती हैं एक्सेप्ट ईपीएफओ। उसके लिए अलग से बॉडी है, कल हमने डिस्कस करी थी ईपीएफओ की, एंड जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट कोल माइनर्स असम टी प्लांटेशंस। इनको छोड़ के बाकी जो बचते हैं फंड मैनेजर्स या फिर बाकी जो पब्लिक एंड प्राइवेट पेंशन फंड्स हैं उनको रेगुलेट करती है ये बॉडी, और अपने क्लाइंट्स को पेंशनर्स को बचाती है, उनके इंटरेस्ट को सर्व करती है, लिक्विडिटी ऑडिटिंग इन्वेस्टमेंट, इनके पास में सिविल कोर्ट की पावर होती है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अवेयरनेस भी फैलाती है, डॉक्यूमेंटेशन पे भी ध्यान देती है। आगे क्या ये डिस्कस कर लिया हमने? नहीं, एक सेकेंड। आगे ये फिकी जो है ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी जो बॉडी है, इन्होंने कहा कि हम सरकार को फुल सपोर्ट देंगे नॉर्थ ईस्ट में जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए। ये जो है देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो फिकी है, नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है। नॉट गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट, याद रखिएगा, यहीं फंसा लिया जाएगा हमें। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1927 के अंदर में, हेडक्वार्टर दिल्ली का है। बिजनेस के इंटरेस्ट को सर्व करती है, बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को सर्व करती है, गवर्नमेंट के साथ में मिलकर लॉबिंग करती है, मिनिस्टर के साथ में कोई इशू को उठाना हो तो उठाती है, यानी वॉइस है एक प्रकार से इंडिया के बिजनेस की और इंडस्ट्री की वॉइस है ये जो फिकी बॉडी है। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट, तो याद रखिएगा। आगे जो है देखिए, पोस्को आईएमडी वेदर वेब पोर्टल फॉर पावर सेक्टर, ये जो बनाया है पोस्को के साथ मिलके, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वेदर वेब पोर्टल बनाया है पावर सेक्टर के लिए। क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए जो डिस्कॉम कंपनीज हैं वो एक प्रकार से वेदर से उन्हें पता लग जाएगा कि कैसा वेदर होगा, तो उसी हिसाब से ये पता लगा सकेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी कम हुई कितनी ज़्यादा हुई, उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकेंगे। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। आगे क्या है, पॉजिटिव ग्रोथ। हाँ, अब देखो ये एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इस प्रकार से कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया था कि टैक्स टू बेनिफिट जो है वो हमारे देश में पिछले 10 सालों में बढ़ा है, या फिर कुछ इस प्रकार से था कि फिस्कल डेफिसिट लगातार हमारे देश में घटा है। तो ये यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है ना, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आते हैं, या फिर जिसको बिजनेस पेज को वो ध्यान से पढ़ता है वैसे आते हैं। जैसे पीआईबी में भी कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं। अब आज ऐसा क्वेश्चन देखिए, 2016 में हमारे देश में ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी और फॉरेन टूरिस्ट भी। अब देखिए ये तो पिछले 1 साल का डेटा है, लेकिन अगर मान लीजिए पिछले 5 साल में यूपीएससी पूछ ले कि इस प्रकार से कि पिछले 5 सालों में हमारे देश में टूरिज्म जो है वो टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा आए हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट ज़्यादा आए हैं। दूसरे ऑप्शन में होएगा क्या फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं स्टीडीली। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये तो सिर्फ आज के पीआईबी में तो 1 साल का है कि 2016 में ना सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट हमारे देश में बढ़े हैं टूरिज्म सेक्टर में, और बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी ज़्यादा आए हैं। ग्रोथ कितनी है ये तो बिल्कुल फैक्चुअल है, याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है। तो ये तो 12.68% डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है और 5.92% फॉरेन टूरिस्ट की संख्या तो बढ़ी है। यूपीएससी काफ़ी स्मार्ट खेलती है। यूपीएससी क्या करती है, फैक्ट पूछ भी लेती है और नहीं भी पूछती। अब यूपीएससी ने बिल्कुल यूँ नहीं पूछा 5.6% या फिर ये इतना परसेंट। यूपीएससी ने कंसेप्चुअल पूछ लिया कि लगातार 1 दशक में स्टीडीली बढ़ा है। तो स्टीडीली बढ़ा है तो आपको सारे फैक्ट याद होंगे, तभी आप वो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। या फिर बिल्कुल थोड़ा सा अंदाजा हो, भाई एक आधी एक्सेप्शन है कि नहीं उस साल नहीं बढ़ा, दिमाग में होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। पोस्को ई बुक्स काइंड ऑफ एक कंप्लेंट रजिस्टर मैकेनिज्म है। देखिए जो भी चाइल्ड विक्टिम्स होते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, यानी इंटरनेट पे किसी चिल्ड्रंस के अगर धमकाया जाता है, इनको स्टॉकिंग होती है, इनकी इमेज को गलत प्रदर्शित किया जाता है, तो ये पोस्को ई बुक्स में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये माध्यम है जो कि डेवलप किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा में, और लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये देखिए ईमेल आईडी भी दिया है, नंबर भी दिया है। एक और भी हुआ था जब हमने, आपको याद होगा, रिवीजन के दौरान डिस्कस किया था। आप बताइए कि आरंभ इनिशिएटिव क्या है? आरंभ इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है और क्या है? कमेंट में आंसर कीजिएगा नीचे। रिकैप कर लेते हैं, आज के डिस्कशन में कुछ खास था नहीं, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने डिस्कस करी। द हिंदू में देखिए हमने ये डिस्कस किया, जो पंजाब सरकार ने एक एक्ट बनाया है और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करी है। सिटी लाइवेबिलिटी इंडेक्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने जारी किया है। टैक्सेशन नॉर्म्स जो इसके लिए था वो भी चेंज कर दिया गए हैं। उसके बाद ओम्बड्समैन के बारे में भी हमने पढ़ा। पीआईबी में हमने आज क्या पढ़ा, ये देखिए यहाँ पे पीआईबी में हमने जो ये फ्लाइट थी उसके बारे में पढ़ा।
किस प्रकार से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने 40 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में हमने पढ़ा और थोड़े बहुत माउंटेन्स के बारे में हमने जाना। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के बारे में हमने जाना। और उसके बाद में मेरिट, पोस्को, IMD, वेदर वेब पोर्टल फॉर पावर सेक्टर इसके बारे में जाना। फिकी के बारे में जाना और पोस्को ई बुक्स के बारे में हमने जाना। और टूरिस्ट किस प्रकार से बढ़ रहे हैं वो भी हमने जानने की कोशिश करी। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।